हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम हिंदी पेडागॉजी में सीटेट का 28 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक अध्यापक कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को निर्देश देती हैं और शिक्षार्थी दी जा रही क्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं। अध्यापक किस उपागम का प्रयोग कर रही हैं। आपको बताना है कि एक जो टीचर हैं वो क्या कर रही हैं, बच्चों को कुछ निर्देश दे रही हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसा टीचर निर्देश दे रही हैं उसी क्रिया को वो फॉलो कर रहे हैं, उसी क्रिया को वो कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि वो जो टीचर है वो इसमें से किस उपागम का प्रयोग कर रही हैं। पहला ऑप्शन है हमारा संरचनात्मक उपागम, दूसरा ऑप्शन है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम, तीसरा ऑप्शन है उदारवादी उपागम, चौथा ऑप्शन है रचनावाद उपागम। तो संरचनात्मक उपागम क्या होता है कि जो बच्चे कुछ करते हैं, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कुछ ऐसी नहीं, क्या टीचर क्या कर रही है, निर्देश दे रही है और बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम, जो टीचर जो है वो कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रही हैं या कुछ निर्देश दे रही हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं उसी क्रिया का वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। उदारवादी उपागम में क्या होता है कि आप उदारता, जैसे बच्चों के हिसाब से कोई भी जो उनके लिए अच्छा हो, जिसको आप समझते हो कि बच्चे सरलता से कर पाएंगे, उसका आप प्रयोग कीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। रचनावाद क्या होता है, कुछ क्रिएटिव करने का बच्चों को मौका देता है, बच्चों को आप एक्टिव रखिए और उनसे को मौका दीजिए कि वो, आपने क्या किया, आप उनको कोई प्रॉब्लम दे दीजिए और आप बच्चे को खुद से उसको सॉल्व करने का मौका प्रदान कीजिए। तो ये होता है रचनावाद। तो इसमें बच्चा क्या कर रहा है, टीचर निर्देश दे रही है और बच्चे उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो क्या ये समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम है। पहला कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सस्वर पठन से जुड़ी गतिविधियां मुख्य रूप से किनके साथ की जानी चाहिए। मतलब आपको बताना है कि सस्वर पाठन जो होता है, जो हम करते हैं कि मतलब बोल के हम बोल रहे हैं, टीचर बोल रही हैं, बच्चे उसको उसी तरह से रिपीट कर रहे हैं। तो ये जो हम टेक्निक अपनाते हैं, जो ये मेथड अपनाते हैं, वो किन बच्चों के साथ अपनाना चाहिए, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ, दूसरा ऑप्शन है बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ, तीसरा ऑप्शन है औपचारिक कक्षाओं में सिर्फ बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ, चौथा ऑप्शन है छोटी कक्षाओं के उन विद्यार्थियों के साथ होगा यहाँ पे जो अपना कार्य पूरा नहीं करते। तो आपको बताना है कि जो सस्वर पाठन हम क्यों करते हैं, क्यों इसलिए करते हैं ताकि जो बच्चे की जो बोलने की जो क्षमता है उसका डेवलपमेंट हो, उसमें सुधार आए, इसलिए हम सस्वर पाठन करते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे की जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छी होती है। तो ये हम क्यों कब हमको इसकी जरूरत है, तो जाहिर सी बात है हमें छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। छोटी कक्षाओं में ही बच्चे का प्रोनाउंसिएशन बहुत हमें सही करने की आवश्यकता होती है, उनके जो बोलने की क्षमता है उसको इनहेंस करने की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बड़ी कक्षाओं में हमें सस्वर पाठन की आवश्यकता नहीं होती। बच्चे इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो मन में ही पढ़ के उसका अर्थ समझने में वो सक्षम हो जाते हैं। औपचारिक कक्षाओं में सिर्फ बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ, ऐसा नहीं है। छोटी कक्षाओं में उन विद्यार्थियों के साथ जो अपना कार्य पूरा नहीं करते। यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चों को आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, उससे हो सकता है बच्चों में हीन भावना भी आ सकती है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुश्री सुधा अपने विद्यार्थियों को किसी एक विषय पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए देती हैं। लेखन संबंधी यह गतिविधि, यहाँ पे गतिविधि होगा, गतिविधि का उदाहरण है। मतलब आपको बताना है, एक टीचर है मिस सुधा, वो क्या करती है, अपने बच्चों को कोई एक टॉपिक देती हैं और बोलती हैं कि आप इस पे अनुच्छेद लिखिए, मतलब आप उस पर कुछ लिखिए, निबंध टाइप का। तो ये जो लेखन संबंधी जो ये मैडम उस बच्चों से गतिविधि करवा रही हैं, वो किसका उदाहरण है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा निर्देशित रचना, दूसरा ऑप्शन है मुक्त रचना, तीसरा ऑप्शन है नियंत्रित रचना, चौथा ऑप्शन है रचना पूर्व।
मतलब निर्देशित रचना, मतलब कि टीचर क्या कर रही है, निर्देश दे रही है और बच्चे सिर्फ वो लिख रहे हैं, मतलब जो जो टीचर निर्देश दे रही है उस तरह से बच्चे लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, टीचर ने क्या कहा है, एक सब्जेक्ट दे दिया है बस उनको, या वो सब्जेक्ट भी वो नहीं बताया है, कह रहे हैं किसी एक विषय में, मतलब उनसे बोल दिया गया कि आप किसी एक विषय पर क्या लिख के ले आइए, निबंध लिख के ले आइए। तो इसमें टीचर क्या कर रही है, बच्चों को कोई, यहाँ पे उन्होंने सब्जेक्ट भी नहीं बताया, तो निर्देश तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। मुक्त रचना मतलब क्या कर रही है कि बच्चों को उन्होंने कह दिया कि किसी एक विषय पर आप लिख के ले, अब बच्चे का मन है जो भी वो चाहे, जिस भी सब्जेक्ट पे चाहे उस सब्जेक्ट पर लिख सकता है, जितना चाहे उतना लिख सकता है। तो ये क्या है, ये मुक्त रचना है कि आप बच्चे को बस आप बोल दीजिए कि आपको किसी एक सब्जेक्ट पे कुछ लिख के ले आना है, तो उसमें क्या होगा, बच्चा जो सोचता है वो जितना सोचता है, जैसा सोचता है वो उसको लिखेगा, वो मुक्त है कि वो उसमें कुछ भी लिख सकता है। नियंत्रित रचना, नियंत्रित तो ये है नहीं, रचना पूर्व ये ऐसा कुछ होता नहीं है। तो क्या है, ये मुक्त रचना है कि बच्चे को आपने कह दिया कि तुमको कुछ लिख के ले आना है, अब उसकी मर्जी है, उसका जो मन करेगा वो कुछ लिख के लेके आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुश्री आशा अपनी कक्षा में नहीं वाले वाक्यों पर काम कर रही हैं। वह विद्यार्थियों को एक वाक्य देती हैं और विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे इसका नहीं वाला वाक्य बनाएं। सुश्री आशा अपनी कक्षा में, मतलब एक टीचर है आशा, वो क्या करती है, बच्चों को नहीं वाले वाक्य सिखाना चाहती हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि बच्चों को एक वाक्य दिया और उनसे कहा उन्होंने कि आप इसका नहीं वाला वाक्य बनाइए, मतलब कोई वाक्य आपने दे दिया, अब आपको बताना है कि उसका आप नहीं वाला वाक्य बनाइए। तो ये जो टीचर हैं वो अपनी क्लास में क्या उपयोग कर रही हैं, क्या करवा रही हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दोहराव वाली ड्रिल करवा रही हैं, दूसरा ऑप्शन है रूपांतरण वाली ड्रिल करवा रही हैं, तीसरा ऑप्शन है पूरा करने की ड्रिल करवा रही हैं, चौथा ऑप्शन है प्रतिस्थापन के स्थान पर वाली ड्रिल करवा रही हैं। मतलब इसमें टीचर वो क्या करवा रही हैं, दोहराव वाली ड्रिल करवा रही है नहीं, क्योंकि अगर दोहराव वाली ड्रिल होती है तो जैसा होता है आपको वैसा ही करना है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि जैसे उन्होंने दे दिया कि मैं पानी पीती हूँ, अब वो बच्चों से चाहती हैं कि बच्चे उसको लिखें कि मैं पानी नहीं पीती हूँ, मतलब वो उसमें नहीं जोड़ के लाए, तो ये दोहराव तो है नहीं। रूपांतरण वाली ड्रिल करवा रही है, हाँ रूपांतरण वाली ड्रिल करवा रही, क्यों, क्योंकि वो उन्होंने हाँ वाला वाक्य बनाया, मतलब पॉजिटिव उन्होंने वाक्य दिया है, वो उसका निगेटिव बच्चों से जानना चाहती है, तो वो रूपांतरण चाहती है कि बच्चे इसको निगेटिव में उसका रूपांतरण करके दे, तो ये रूपांतरण वाली ड्रिल करवा रही है। पूरा करने की ड्रिल करवा रही है नहीं, पूरा करने मतलब पूरा करने में क्या होता है कि आप अधूरा वाक्य दे दीजिए और उसके बाद जैसे मैं डैश पीती हूँ, अब बच्चे से आप बताइए, इसमें बच्चा कुछ भी भर सकता है, पानी भी भर सकता है, चाय भर सकता है, कॉफी भर सकता है, उसका जो मन करे वो उसको भर सकता है, ये क्या होगा, पूरा करने की ड्रिल होती है। तो ये तो ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रतिस्थापन वाली ड्रिल करवा रही है, मतलब कि एक स्थान पे कुछ भी आप दूसरा कुछ यूज करिए, ऐसी कोई ड्रिल नहीं करवा रही, वो बस बच्चों से चाहती हैं कि उन्होंने जो पॉजिटिव वाक्य दिया है बच्चा उसका निगेटिव उनको ले आके दिखाए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री अली अपनी कक्षा में एक पति पत्नी की दिनचर्या संबंधी श्रव्य रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। इसके बाद वह इस श्रव्य रिकॉर्डिंग के आधार पर विद्यार्थियों को सही या गलत से जुड़ी गतिविधि कार्यपत्रक वर्कशीट पर करवाते हैं। ऐसा करके श्री अली अपने विद्यार्थियों में डैश कौशल पुष्ट कर रहे हैं। मतलब कि एक श्री अली क्या है, एक टीचर हैं, वो बच्चों को पति पत्नी की जो दिनचर्या की बातें होती हैं वो उसकी रिकॉर्डिंग बच्चों को सुनाते हैं और फिर उस रिकॉर्डिंग के बाद वो बच्चों से बोलते हैं कि इसमें जो सही और गलत जो गतिविधियां उन्होंने की दिन भर, जो उनकी दिनचर्या की पूरी गतिविधि है, उसमें वो बताएं कि कौन सी गतिविधि जो है वो सही है और कौन सी गतिविधि नहीं सही है। तो ऐसा करके वो अपने बच्चों में कौन सा कौशल विकसित करना चाहते हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पठन कौशल, दूसरा ऑप्शन है श्रवण कौशल, तीसरा ऑप्शन है वाचन कौशल, चौथा ऑप्शन है लेखन कौशल। तो आपको बताना है कौन सा कौशल विकसित होगा। पठन कौशल, पढ़ने जैसा तो कुछ नहीं किया, उन्होंने क्या किया, रिकॉर्डिंग सुनाई और उसके आधार पर उन्होंने बताया कि कौन सी गतिविधि सही है और कौन सी गतिविधि गलत, तो इसका तो उन्होंने प्रयोग नहीं किया।
श्रवण कौशल, हाँ श्रवण कौशल का उन्होंने प्रयोग किया क्योंकि वो बच्चों को रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं, उसके आधार पर वो देख रहे हैं कि बच्चों ने कितना सुना है, मतलब वो उनकी सुनने की, सुन के जो समझने की जो उनकी क्षमता है वो सही है कि नहीं। तो बच्चों में कौन से कौशल का प्रयोग कर पुष्ट करना चाहते हैं, श्रवण कौशल का। वाचन कौशल क्या होता है, बोलने का कौशल, तो ऐसा नहीं है। लेखन कौशल भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण में, मतलब उपचारात्मक शिक्षण में आप क्या करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है कि आप बच्चों को पढ़ाइए, फिर आप उनका आकलन कीजिए कि बच्चों को कितना समझ में आया कितना नहीं, फिर उस अगर बच्चे को नहीं समझ में आया तो फिर आपसे रेमेडियल टीचिंग इसको बोलते हैं, फिर आप उसका क्या कीजिए, दूसरी टेक्निक यूज कीजिए या कुछ और किसी और माध्यम से बच्चे को फिर से पढ़ाइए ताकि बच्चा और उसको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको बताना है कि इसमें आप क्या करते हैं, मतलब जो रेमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण होता है इसमें क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए मदद मिलती है। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को अधिक अंक मिलते हैं। तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति प्रोत्साहित किया जाता है। तो रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है कि विद्यार्थी, जैसे आपने क्या किया, पढ़ाया, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे या कुछ उनसे जानेंगे कि बच्चे को कितना चीजें समझ में आई। अगर बच्चे को चीजें नहीं समझ में आई तो आप फिर से उसको अच्छे से समझाएंगे। तो इससे क्या होता है, बच्चों को सुधार करने में, जो वो समझ पाए या नहीं उसमें सुधार करने में मदद मिलती है। विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए मदद मिलती है। जाहिर सी बात है, जो वो समझ पाए हैं, अगर उन्होंने गलत समझ लिया है या तो क्या होता है, उसमें सुधार करने का उन्हें मौका मिलता है। विद्यार्थियों को अधिक अंक मिलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये नहीं, कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञापन की यह पंक्ति दिल मांगे मोर उदाहरण है। मतलब कि एक विज्ञापन है, मतलब आप एडवर्टाइजमेंट जो है उसका क्या है, पंक्ति है कि दिल मांगे मोर, ये किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा, शब्द संकेत परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन है स्वर शैली। तीसरा ऑप्शन है विन्यास। चौथा ऑप्शन है संयुक्त स्वर। तो इसमें शब्द संकेत परिवर्तन, मतलब कि क्या किया गया है कि संकेत के आधार पर उसको उपयोग किया गया है, ये सही है कि। और स्वर शैली ये है नहीं, क्योंकि आप सिर्फ स्वरों का यूज तो नहीं किया गया है। विन्यास मतलब उसकी रचना तो नहीं है, मतलब रचना क्या होता है, मतलब किसी एक ही, जब आप भाषा, इसमें क्या हो रहा है कि दिल जो है वो क्या है, वो हिंदी का है, मांगे भी हिंदी का है, मोर क्या है, वो इंग्लिश का वर्ड है, दिल मांगे मोर। तो ये क्या है, शब्द संकेत परिवर्तन है, मतलब कि इसमें परिवर्तन करके कुछ संकेतों का यूज कर दिया गया है, दो भाषाओं के अलग अलग शब्दों को यूज करके बनाया गया है। संयुक्त स्वर है, सिर्फ स्वर तो नहीं है, इसमें व्यंजन भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन पढ़िए, मतलब एक कथन दिया गया है उसको पढ़िए। जब तक विद्यार्थी प्रचुर मात्रा में पठन सामग्री नहीं पढ़ेंगे वे प्रवाहशील पाठक नहीं बन सकते। इस वाक्य में किस प्रकार के पठन की बात की गई है। मतलब कि एक वाक्य है कि जब तक विद्यार्थी प्रचुर मात्रा में पठन सामग्री नहीं पढ़ेंगे, मतलब बहुत ज्यादा वो जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक वो प्रवाहशील पाठक नहीं बन सकते, मतलब वो बहुत अच्छे से फ्लुएंटली पढ़ने के लायक नहीं बनेंगे। इसमें इस वाक्य में किस तरह के पढ़ने की बात की गई है। पहला ऑप्शन है सरसरी दृष्टि से पठन। दूसरा ऑप्शन है बारीकी से पठन। तीसरा ऑप्शन है गहनता से पठन। चौथा ऑप्शन है विस्तार से पठन। सरसरी दृष्टि से पठन, तो जाहिर सी बात है अगर उनको प्रवाहशील पाठक बनाना है और बहुत ढेर सारी मात्रा में अगर पढ़ाना है तो जाहिर सी बात, सरसरी पठन से, तो सरसरी दृष्टि से पढ़ने से तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। बारीकी से पठन, मतलब कि बहुत बारीकी से एक एक चीज को समझते हुए उसका पढ़ना, तो ये भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़नी है, प्रचुर मात्रा में पढ़ने की बात की गई है यहाँ पे। बारीकी से अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा ही बहुत ढेर सारे टाइम में आप थोड़ा ही का अध्ययन कर पाएंगे। गहनता से अध्ययन, मतलब बहुत ज्यादा बारीकी से अध्ययन करेंगे तो भी जाहिर सी बात है आप बहुत अच्छे से नहीं उसको पढ़ पाएंगे। विस्तार से पठन, मतलब विस्तार में पठन कीजिए, मतलब बहुत ढेर सारी चीजों का पठन कीजिए।
यही है कि हम क्या करें, विस्तार से पढ़ें, विस्तार में बहुत ढेर सारी चीज़ें पढ़ें। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में जो प्रवाहशीलता, जो तेज फ्लुएंटली जो पढ़ने का गुण है वो उनमें आएगा, उनका जो पठन कौशल है वो विकसित होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम डैश के बारे में अध्ययन करते हैं तो भाषा अर्जन उपकरण शब्दावली से परिचय प्राप्त करते हैं। मतलब आपको बताना है कि इसमें से हम किसकी बात करते हैं जब हम को पता चलता है कि जो भाषा अर्जन जो एक उपकरण है, भाषा अर्जन उपकरण है, इसके बारे में हम परिचय पाते हैं। पहला ऑप्शन है वाइगोवस्की, दूसरा ऑप्शन है पावलॉक, तीसरा ऑप्शन है चॉम्स्की और चौथा ऑप्शन है प्याजे। तो हम सबको पता है कि जो भाषा अर्जन डिवाइस के बारे में किसने बात की है, किसने बात की है? चॉम्स्की ने। चॉम्स्की क्या कहते हैं कि सभी बच्चों में क्या होती है, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। मतलब जो बच्चों में इनेट जन्म से ही एक क्षमता होती है कि वो बच्चे जो है लैंग्वेज को बोल सके, लैंग्वेज को एक्वायर कर सके। हर बच्चा जो है वो चाहे पूरी दुनिया में कहीं का भी बच्चा हो, वो अपने वातावरण से उसमें कुछ योग्यता होती है जन्म से ही कि वो क्या करता है, उसको सीख पाता है। और इन्होंने जो यूनिवर्सल ग्रामर की भी उन्होंने बात की है कि सभी जो दुनिया की सभी भाषाएं हैं, सब में एक यूनिवर्सल ग्रामर यूज होता है, जिसकी वजह से सभी बच्चे चाहे इंडिया के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे यूरोप के हों, चाहे चाइना के हों, सभी बच्चे जो हैं वो भाषा बोलना सीख पाते हैं एक छोटी सी उम्र में ही। तो इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की है। भाषा अधिग्रहण यंत्र कहते हैं या भाषा अर्जन उपकरण भी इसको बोलते हैं। तो इसकी बात किसने की है? चॉम्स्की ने। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर में उतार और चढ़ाव कहलाता है। मतलब जो स्वर में हम बोलते हैं और जो कभी बहुत तेज से बोलते हैं, कभी स्लो से बोलते हैं, तो ये जो हमें ज्ञान होता है कि हमें कहाँ तेज से बोलना है, कहाँ स्लो बोलना है, तो ये जो उतार चढ़ाव होता है वाणी में, वो इसको क्या बोलते हैं? अक्षर, दूसरा ऑप्शन है लय, तीसरा ऑप्शन है स्वर शैली, चौथा ऑप्शन है विराम। अक्षर तो ये नहीं है। लय क्या होता है कि एक ही लय में आप पढ़िए, तो ये भी नहीं है। स्वर शैली मतलब ये बोलने की एक शैली है कि हमें पता है कि कहाँ पे हमें किस तरह से बोलना है, कहाँ पे आवाज़ स्लो करनी है, कहाँ पे तेज बोलना है, कहाँ पे चीज़ों को खींचना है, कहाँ पे नहीं खींचना है। तो ये क्या है? ये हमें स्वर शैली से पता चलता है। विराम तो नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है? मतलब कि जो अलग अलग वैज्ञानिक होते हैं वो क्या बोलते हैं कि बच्चों से बात कीजिए, कि बच्चों के बात करने से क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो बोलना सीखते हैं, उनको ध्वनियों के बारे में उनको पहचान होती है, वो शब्दों के बारे में जानते हैं, वो जो अलग अलग चीज़ों को क्या बोला जाता है इसके बारे में वो समझ पाते हैं। और ये इसलिए हमें बच्चों से बात करनी चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से हमें उनसे बात करना स्टार्ट कर देना चाहिए। पहला ऑप्शन है इससे उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आती है, दूसरा ऑप्शन है इससे हमें खुशी मिलती है, तीसरा ऑप्शन है इससे भाषा की ध्वनियां सीखने की शुरुआत होती है, चौथा ऑप्शन है इससे उनकी शब्द संपदा में सुधार होता है। तो बच्चों से बात करना क्यों अच्छा होता है? उनसे इससे उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आती है, तो ऐसा नहीं है। हम इसलिए नहीं बोलते, वैज्ञानिक इसके लिए हमें नहीं बोलते कि हम बच्चों से इसलिए बात करें। इससे हमें खुशी मिलती है, तो ये भी नहीं सही है। इससे भाषा की ध्वनियां सीखने की शुरुआत होती है। हाँ, जब हम बच्चे बहुत छोटे से जब बच्चे होते हैं, आप देखेंगे 2-3 महीने के ही बच्चे होते हैं, तो वो आपको देख के मुस्कुराने लगते हैं। तभी से लोग क्या करते हैं, उनसे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ भी बोलेंगे, बच्चा मेरा क्या कर रहा है, आ कुछ भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे सुन के उन जो ध्वनियां उनके सीखने की स्टार्टिंग तभी से हो जाती है। इससे उनकी शब्द संपदा में सुधार होता है। अभी छोटे बच्चे हैं तो वो अभी बोलना ही नहीं सीख पा रहे हैं, तो उनको शब्द भंडार में सुधार की बात ही नहीं करेंगे हम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषा से संबंधित है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो बच्चों की भाषा से संबंधित है। पहला ऑप्शन है बोलना, दूसरा ऑप्शन है तुतलाना, तीसरा ऑप्शन है हंसना, चौथा ऑप्शन है घर घराना। तो बोलना, तो बोलने में तो क्या हो गया, भाषा
पूरी तो भाषा का ही यूज करने लगा बच्चा, तो ये तो नहीं है। तुतलाना, हाँ ये बच्चों की भाषा से संबंधित है। बच्चे जो हैं सबसे पहले तुतलाना ही स्टार्ट करते हैं, मतलब आप देखेंगे छोटे बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, वो तुतला के ही बोलना स्टार्ट करते हैं। हंसना, हंसने का भाषा से कोई लेना देना नहीं है। घर घराना, मतलब घर घराना भी भाषा से लेना देना नहीं है। तुतलाने का भाषा से संबंध है, क्योंकि जब बच्चा स्टार्टिंग करता है तो वो तुतला तुतला के ही बोलता है। जैसे पानी, पानी दो दो मुझे, मुझे तानी दो दो, ऐसे मम बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ये तुतलाने की जो स्टार्टिंग है वो बच्चों की भाषा से संबंधित है, बच्चे इसी से भाषा सीखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री गुरमीत अपने विद्यार्थियों को कोविड-19 महामारी के बारे में बताना चाहती हैं और उनसे इस महामारी पर कुछ वाक्य लिखवाना चाहती हैं। सुश्री गुरमीत को चाहिए कि, मतलब एक टीचर है गुरमीत, वो अपने विद्यार्थियों से को महामारी कोविड-19 के बारे में बताना चाहती हैं। इसके लिए वो उसने क्या कहा, वो उनसे इस वाक्य, मतलब इस पे कुछ वाक्य लिखवाना चाह रही हैं। तो वो क्या करें, आपको बताना है कि वो उनको कोविड-19 के बारे में बताना चाहती हैं और उसके बारे में कुछ बच्चों से चाहती हैं कि वो कुछ लिखे। तो उनको क्या करना चाहिए, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा, उन्होंने श्यामपट्ट पर जो भी लिखा है उसे अपने विद्यार्थियों से अपनी कॉपियों में लिखने के लिए कहें। तो ये क्या हो गया, ये नकल करना हो गया, एक तरह से नकल करना हो गया। दूसरा ऑप्शन है, अपने विद्यार्थियों से अपनी कॉपियों में जो लिखवाना चाहती हैं उसका इमला बोलें। तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों से कहें कि घर पर माता पिता भाई बहनों की मदद से काम करके लाएं। चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थियों से कहें कि महामारी के दौरान हुए अपने अनुभव साझा करें और मुख्य अभिव्यक्तियों को श्यामपट्ट पर लिखें। तो पहला क्या कह रहा है कि वो जो उन्होंने श्यामपट्ट पर लिखा है वो अपने विद्यार्थियों से बोल लें कि वो उसकी नकल कर लें। तो ये तो सही नहीं है कि बच्चे सिर्फ नकल करके उतार लें। इससे आपके बच्चे के बारे में क्या पता चला, आपको क्या पता चला कि बच्चे क्या महसूस करते हैं कोविड-19 के बारे में? भाई उन्होंने भी तो फेस देखा है, तो वो क्या फील करते हैं, उन्होंने क्या अनुभव किया है, हमें वो लिखवाना चाहिए बच्चों से। इससे क्या होता है कि बच्चे क्रिएटिव बनते हैं, वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना सीखते हैं। उनमें जो है अपनी भावनाओं को लिखने का या बोलने का कौशल व्यक्त होता है। वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है, इससे मेंटल डेवलपमेंट होता है कि बच्चे जो है वो सोचना सीखते हैं। तो हमें ये नहीं करना है कि सिर्फ हम ब्लैक बोर्ड पर लिख दें और बच्चे सिर्फ उसे नकल कर लें। दूसरा क्या कर रहे हैं, अपने विद्यार्थियों से अपनी कॉपियों में जो लिखवाना चाहती हैं उसका इमला बोले, मतलब वो जो चाहती हैं कि बच्चे लिखे उसका डिक्टेशन बोल दें। तो ये भी नहीं सही है। अपने विद्यार्थियों से कहें कि घर पर माता पिता भाई बहनों की मदद से काम करके लाएं, मतलब आप होमवर्क में दे दीजिए और बच्चे क्या करें, अपने माता पिता और भाई बहन की हेल्प से उस काम को करके ले आइए। तो ये भी नहीं सही है। विद्यार्थियों से कहें कि महामारी के दौरान हुए अपने अनुभव साझा करें। हाँ ये अच्छा है कि बच्चे क्या करें, अपने अनुभव को साझा करें। तो क्या होगा, वो अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है। और जो मुख्य अभिव्यक्तियों को श्यामपट्ट पर लिखें और जो वो सबसे ज्यादा समझते हैं, जिसको इम्पोर्टेंट समझते हैं, तो वो उसको क्या करें, श्यामपट्ट पर लिखें। इससे दो काम होगा, एक बच्चा खुद को अभिव्यक्त करेगा, दूसरा वो समझ पाएगा कि कौन सी मेरे लिए या उसके लिए कौन सी चीज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या जो अनुभव जो उसने किया है जो उसके लिए सबसे ज्यादा वो प्रमुख रहा, वो फिर वजह भी बताएगा कि मुझे ये क्यों ऐसा, मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे की जो सोचने की क्षमता है उसका भी विकास होगा और बच्चा यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुश्री ईसा अपनी कक्षा 2 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं के चित्र दिखाती हैं। चित्र दिखाने के बाद वह ऊंची आवाज में स्पष्ट रूप से उसका नाम बताती हैं। तो आपको बताना है कि ये क्या वो कर रही हैं, इसके मदद से वो बच्चों में क्या दिखाना चाहती हैं या कौन से कौशल का विकास करना चाहती हैं। वो क्या करती हैं, अपनी क्लास 2 के विद्यार्थियों को कुछ चित्र दिखा रही हैं, फिर उसके बाद में उन चित्रों की जो भी है उसमें उसका नाम बच्चों को स्पष्ट रूप से बताती हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा, अपने विद्यार्थियों को नई वस्तुएं देखने में मदद कर रही हैं। दूसरा ऑप्शन है, अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाना चाहती हैं।
तीसरा ऑप्शन है अपनी चित्रकारी का कौशल प्रदर्शित करना चाहती हैं। चौथा ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों को पढ़ना सीखने में मदद करना चाहती हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, वह विद्यार्थियों को नई वस्तुएं देखने में मदद कर रही हैं। देखने में नहीं मदद कर रही है, अगर देखने में सिर्फ मदद करना होता वो बस चित्र दिखाती, उनकी जो उनके जो नाम है उनको वो ऊंची आवाज में नहीं बताती। अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाना चाहती। हाँ, ये क्या है, ये सही है कि वो क्या करें, चित्र दिखा के फिर बच्चों को नए शब्द बता रही, क्योंकि क्लास 2 के विद्यार्थियों को हो सकता है वो बहुत सी ऐसी चीजें होती जो उनको नहीं पता होती, तो वो क्या कर रही है, उन चीजों को दिखा के फिर वो बता रही हैं कि इस चीज को ये बोलते हैं या ये चीज ये है। तो बच्चे क्या है, नए शब्द सीख रहे हैं। अपनी चित्रकारी का कौशल प्रदर्शित करना चाहती हैं, तो ये तो कुछ नहीं है। अपने विद्यार्थियों को पढ़ना सीखने में मतलब बच्चों को अगर पढ़ाना है तो पढ़ा तो नहीं रही है, वो बस चित्र दिखा के उसके नाम बता रही, तो वो क्या कर रही है, बच्चों को नए शब्द सिखाना चाहती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश सिद्धांत उस प्रक्रिया को वर्णित करता है जिसके द्वारा पाठक किसी पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को उस पाठ्य सामग्री में दी गई सूचनाओं से जोड़ता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सिद्धांत है जो क्या है कि जो भी वो समझता है या जो भी वो देखता है वो अपनी पठन सामग्री को समझने के लिए उसका उपयोग करता है, जिसके द्वारा पाठक किसी पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को उस पठन सामग्री में दी गई सूचनाओं से जोड़ता है। मतलब उस जो पढ़ रहा है उसको समझने के लिए वो क्या करेगा, जो उसने उस अपने आसपास से जो सीखा है, जो उस पठन सामग्री से जोड़ कर के देखता है। पहला ऑप्शन है हमारा संकेत परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है अधिगम, तीसरा ऑप्शन है स्कीमा, चौथा ऑप्शन है मानवीय। तो ये संकेत तो आपको बताना है कि ये क्या है, जो दी गई सूचनाओं को हम एक से एक कनेक्ट करते हैं चीजों को समझने के लिए, कि ये क्या है, संकेत परिवर्तन नहीं, अधिगम लर्निंग है नहीं, स्कीमा हाँ ये स्कीमा है, मानवीय मानवीय भी नहीं है, ये स्कीमा है। स्कीमा क्या होता है कि हम जो किसी चीज के बारे में जो समझ डेवलप करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने हमने एक मोर देखा, तो अब मोर हमने देखा तो हमें अब नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे कि ये मोर ही है, जो हमने देखा है उसको मोर ही कहते हैं। मतलब आज आपने मोर देख लिया, आपको किसी ने बता दिया कि देखो ये क्या है, ये मोर है, तो अब आप जब नेक्स्ट टाइम उसको देखेंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे कि ये मोर है। तो हम क्या करते हैं, उसका एक स्कीमा बना के रख लेते हैं अपने दिमाग में कि हाँ क्या जो इसके पंख हैं बहुत रंगीन है, ये बहुत अच्छा डांस करता है, इसके जो सर है उस पे एक कलगी लगी हुई, मोर पंख लगा हुआ है। तो ये सब चीजें जो क्या करते हैं हम, ये सब अपने दिमाग में एक स्कीमा बना के, एक सूचनाओं का एक पैकेज बना के कि हाँ मोर में की ये विशेषताएं हैं, मोर इस तरह से दिखता है, ये बना के हम अपने दिमाग में उसको फीड कर लेते हैं। तो जब हम कभी नेक्स्ट टाइम जब हम उसको पढ़ेंगे, कि हमने मान लीजिए फिर पढ़ा कि जो मोर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो हम जब उसको पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, वो हमें समझ में आएगा कि हाँ हमने मोर के बारे में पढ़ा था, मोर इस तरह से होता है, हम उसको कनेक्ट करके देख पाएंगे। हमने अपने परिवेश में जो देखा, हमने मोर के बारे में देखा, फिर हम उसको कनेक्ट करके देख पाएंगे कि हाँ ये मोर इस तरह से होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो गया। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।